हेलो बच्चों, अब हम पहुंच गए प्रॉब्लम 16 तक। मैकेनिक्स की इस प्रॉब्लम में बहुत बार ऐसा होता है कि पुली और रोप के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। हम यहां पर रोटेशनल मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जस्ट फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे डील करना है, इस मेथड को सीखेंगे। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिसमें एक फिक्स पुली की बात की गई है, इट इज कैरिंग अ वेटलेस थ्रेड, सो द थ्रेड इज स्टिल वेटलेस, बट इसके दोनों तरफ मासेस हैं M1 एंड M2। इनका रेशो हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है थ्रेड और पुली के बीच में तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। M2 बाय M1 की वैल्यू जैसे ही ईटा नॉट के बराबर होती है, स्लिपिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि M2 नीचे जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखो ये सिचुएशन क्या है, इसके साथ कैसे डील करना है। और उसके लिए सबसे पहले तो एक पुली बनाते हैं। अब इस पुली पर मैं कुछ थ्रेड्स दिखा देता हूं इसके साथ अटैच करके, और हम यहां पर मासेस को लगा देते हैं। मान लो एक मास में m ले लेता हूं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दूसरा मास डेफिनेटली ईटा टाइम्स m होगा। मैं ईटा को 1 से बड़ा मान के चल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे ये नीचे की तरफ स्लिप करेगा और ये अपवर्ड स्लिप करेगा। हमको ध्यान देना, मोशन की बात नहीं करनी है। क्वेश्चन एक लिमिटिंग केस की बात कर रहा है कि अगर ये रेशो ईटा के बराबर है तो जस्ट स्लिपिंग शुरू हो रही है। ऐसे में अब कैसे हम फ्रिक्शन को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि रोप यहां से लेकर के यहां तक पूरी की पूरी पुली के साथ कांटेक्ट में होगी। अगर ये सिचुएशन है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या बच्चों पूरी की पूरे रोप के सेक्शन में टेंशन बराबर होगी? कभी भी अगर थ्रेड और पुली के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये इक्वल नहीं हो सकती। क्यों कह रहा हूं ऐसी बात? मान लो मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं और हम लोग इसको जूम इन करके देखते हैं। तो जब जूम इन करेंगे तो यही टुकड़ा आपको इतना कुछ बड़ा सा दिखाई देगा। देखो, फ्रिक्शन की अगर बात करोगे, ये मास बड़ा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि जब रोप स्लिप कर रही होगी तो वेलोसिटी तो इस तरफ होगी ना, स्लिपिंग मोशन इधर होगा। तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन का डायरेक्शन एक्चुअली इस तरफ होगा। मैं इसको डीएफ लिख देता हूं क्योंकि छोटे सेक्शन पर हम फ्रिक्शन को लिख रहे हैं। टेंशन का जहां तक सवाल है, इस तरफ अगर टेंशन T है तो इस तरफ टेंशन कुछ T प्लस dt के बराबर होगी। मैंने थोड़ा सा टेंशन को इस तरफ ज्यादा लिया है क्योंकि बच्चों ये जो रस्सी का टुकड़ा हम देख रहे हैं ना, ये अभी भी मासलेस है। और अगर रस्सी का टुकड़ा मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। अगर फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए देयर शुड बी अ dt फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जरूरी बात थी। बाकी टेंशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आया नहीं होगा, तो हम T मान सकते हैं। अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो यहां पर मैं सेंटर ऑब्वियसली दिखा सकता हूं, और मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो मैं इस एंगल को d थीटा बाय 2 और d थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। इसका बेनिफिट यह है कि सेंटर की तरफ आप देखोगे, कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये सेंटर की तरफ तो नहीं है डायरेक्शन। बेटा, ये भी बहुत ध्यान से देखना है कि ये जो रस्सी का टुकड़ा मैं ले रहा हूं ये बहुत छोटा है। अगर इसको छोटा करते जाओगे तो ये फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, है ना। और ये कितना होगा बच्चों? इसको ऑब्वियसली T साइन d थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। यहां पर भी T साइन d थीटा बाय 2 सबको दिख ही रहा होगा। जैसे ही आपने परपेंडिकुलर बनाया, ये d थीटा बाय 2 है, इधर भी d थीटा बाय 2 बनेगा। ये बनेगा 90 माइनस d थीटा बाय 2, तो t का कंपोनेंट आ जाएगा T साइन d थीटा बाय 2। हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी वो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो बच्चों बहुत इजीली जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो है dt इक्वल्स टू df। ये सबको दिख रहा होगा। अगर रस्सी का ये छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि मासलेस है तो इस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इसलिए हमने dt और df को इक्वेट कर दिया। लेकिन ये जो df है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? स्लिपिंग शुरू हो गई है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो आप लिखोगे म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो भाई जरा इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कितना लिखोगे? यस, इट इज 2t साइन d थीटा बाय 2। तो मैं इसको वैल्यू को लिख देता हूं यहां पर 2t साइन d थीटा बाय 2। ये हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब देखो यहां से आप dt बाय t तो लिख लेंगे, म्यू इंटू ट्वाइस ऑफ साइन d थीटा बाय 2। अगर एंगल बहुत छोटा होता है बच्चों
तो साइन थीटा को थीटा आप लिख सकते हैं। वैसे यहां पर साइन डी थीटा बाय 2 को मैं डी थीटा बाय 2 लिख देता हूं, तो ये ट्वाइस तो मैं हटा दूंगा। अब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, अब देखो टेंशन यहां कितनी होगी, mg के बराबर, यहां कितनी होगी, ईटा टाइम्स mg, क्योंकि अभी जस्ट स्लिपिंग शुरू हुई है ना, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे mg से स्टार्ट करके ईटा टाइम्स mg तक। यहां पर इंटीग्रेशन जब मैं करना चाहूंगा तो मैं 0 से लेकर के पाई तक करूंगा, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब आपके सामने ही जो वैल्यू आई, इसको क्या लिख लेंगे, यहां पर 1/t का इंटीग्रेशन तो log t होगा ना, तो आपको मिलेगा ln ईटा इक्वल्स टू यहां पर म्यू टाइम्स पाई, तो म्यू की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे ये हो जाएगी ln ईटा डिवाइडेड बाय पाई। ये कुछ वैल्यू हमने इजीली कैलकुलेट कर ली, इसको बॉक्स में रख ही देते हैं, है ना बच्चों। तो इस टाइप की सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, आपको उस रस्सी में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ना आना चाहिए, उसके बाद तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।